हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को। और ये है सेट नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 सेट डिस्कस करवा दी हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं 1 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज इस पर्टिकुलर पेपर का ये लास्ट सेट है। इसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करूंगी। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कोई दूसरा पेपर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग न्यू ऑर्डर स्ट्रैटेजी फॉर ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम चैप्टर से, और यहाँ पे बाइनरी ट्री से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। विजिट द राइट सब ट्री ऑफ नोड यूजिंग न्यू ऑर्डर। इसके बाद विजिट द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड यूजिंग न्यू ऑर्डर। एंड लास्ट इज विजिट द नोड। व्हाट इज द न्यू ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द गिवन ट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली बाइनरी ट्री में हमें ट्रावर्सल परफॉर्म करना है और न्यू ऑर्डर स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रावर्सल करना है। अगर मैं बात करूँ बाइनरी ट्री की, जो कि आपका होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें हम जनरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रावर्सल पढ़ते हैं। कौन कौन सी? हम एक पढ़ते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, इसके बाद इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर हम पढ़ते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो ये हमारी फिक्स्ड होती हैं, जो जनरली हम 3 ट्रावर्सल डिस्कस करते हैं ट्रीज के साथ। प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री मतलब सबसे पहले हम रूट को लेते हैं। रूट मतलब एन मान लो। उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। अगर हम बात करें इन ऑर्डर की, तो इन मतलब बीच में। तो पहले आती है लेफ्ट सब ट्री, देन आती है हमारी रूट नोड, और फिर आती है हमारी राइट सब ट्री। अगर बात करें पोस्ट ऑर्डर की, तो यहाँ पर आती है पहले लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, और आखिर में आती है हमारी रूट नोड। तो यहाँ पे एन हम यूज कर रहे हैं फॉर द रूट नोड और आर हम यूज कर रहे हैं फॉर द राइट सब ट्री, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टैंडर्ड ट्रावर्सल होते हैं किसी भी बाइनरी ट्री में। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको इस न्यू ऑर्डर स्ट्रैटेजी को देखते हुए, ये जो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको देखते हुए आपको इस गिवन बाइनरी ट्री पर ट्रावर्सल परफॉर्म करना है। और न्यू ऑर्डर ट्रावर्सल का जो भी आंसर है ए बी सी या डी उसे टिक करना है। तो यहाँ पर देखो करना क्या है। सबसे पहले हमें राइट सब ट्री को विजिट करना है। तो पहले हम जाएंगे राइट पे, फिर हमें बोला है लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, तो फिर हम जाएंगे लेफ्ट पे, और आखिर में हम नोड को विजिट करेंगे, मतलब रूट की बात कर रहा है। तो RLN ये आपका ऑर्डर होगा फॉर द न्यू ऑर्डर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर एक ट्री दिया हुआ है, इसमें हम फॉलो करते हैं ये वाला ट्रावर्सल और फिर इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें राइट में जाना है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ रूट से, तो आप देखो ए इज द रूट ऑफ दिस ट्री। अब इस रूट का राइट क्या है? बी इसका लेफ्ट है और सी राइट है। तो पहले हमें राइट में जाना है, तो हम राइट में चले गए, ठीक है, हम यहाँ चले गए राइट में। इसके बाद ये भी अब क्या है, किसी के लिए रूट है। तो अब हम रूट में नहीं जाएंगे, हमें तो राइट में ही जाना है, तो हम इसके राइट में जाएंगे। अब ये भी रूट है तो इसके राइट में जाएंगे, और फिर हम इसके राइट में जाएंगे। अब इसके बाद कोई भी राइट है ही नहीं, बिकॉज ये आपकी लीफ नोड है। तो यहाँ से आपका जो ट्रावर्सल ऑर्डर है वो स्टार्ट होगा। तो मतलब सबसे राइट में हमारे पास क्या है? के है। के के बाद आपको पता है हमें लेफ्ट पे जाना है, तो इस वाले जो नोड का लेफ्ट क्या है? जे है, ठीक है। उसके बाद जाना है रूट पे। रूट क्या है हमारा? आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो राइट सब ट्री है ये सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे इसके लेफ्ट वाले पे, बिकॉज राइट के बाद क्या आता है? लेफ्ट आता है। तो लेफ्ट में कहाँ आना है? हमें इसमें आना है, लेकिन लेफ्ट में भी सबसे पहले हमें राइट में ही जाना है। तो पहले आएगा एच, फिर राइट में जाने के बाद हम जाएंगे जी पे, फिर हम जाएंगे इसके नोड पे, रूट पे एफ, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा लेफ्ट सब ट्री भी सॉल्व हो गया, ठीक है। राइट सब ट्री पहले किया, लेफ्ट सब ट्री बाद में किया। अब हमारा जो रूट है वो करेंगे। रूट क्या है इसकी? ई है।
ई को हमने लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरे ट्री में फॉलो करनी है, हर एक सब ट्री के अंदर फॉलो करनी होती है। अब जो हमारा ई है, ई से हमारा एक नया राइट सब ट्री स्टार्ट हो रहा था, तो अब हमने राइट कर लिया तो हम जाएंगे लेफ्ट पे, मतलब डी आ जाएगा। डी के बाद हम जाएंगे रूट मतलब सी पे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लिया है। तो ये जो है ये ए के लिए राइट सब ट्री था। अब हम आएंगे लेफ्ट मतलब बी पे, और इसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, रूट को विजिट करना है, तो ए आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमने इन तीनों स्टेटमेंट को फॉलो किया तो हमें क्या मिला, KJIHGFEDCBA, दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस ट्री के अकॉर्डिंग न्यू ऑर्डर ट्रैवर्सल से हमें ऑप्शन नंबर बी मिलेगा इसका आंसर। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन जो है बी, वो आप सिर्फ के को निकालते ही यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो कई बार क्या होता है, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ ऑप्शन से ही समझ के आपको टिक लगाना होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट हैश फंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें मिला है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम चैप्टर से। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, फोल्डिंग मेथड है इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट हैश फंक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम चैप्टर से। और यहाँ पे बोला गया है कि हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज में नहीं आता, फोल्डिंग मेथड, मॉड्यूलर मेथड, रीहैशिंग या फिर डिवीजन मेथड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है हमारी हैशिंग, और किस तरीके से हैश फंक्शन काम करता है हैशिंग टेक्निक के अंदर। तो देखो अगर हम बात करें हैशिंग की, तो हैशिंग क्या होती है, हैशिंग एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर से, तो उसको सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं हैशिंग टेक्निक को। और इस टेक्निक का फायदा क्या है, इस टेक्निक को यूज करके हम नंबर ऑफ कंपैरिजंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाएगी। और हैशिंग के अंदर ही हम यूज करते हैं हैश टेबल का, ठीक है। हैश टेबल बेसिकली क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ एरे डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। और एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं हैश फंक्शन का, ठीक है। तो हैश फंक्शन बेसिकली एक लॉजिक होता है जिसका यूज करके हम ये फाइंड करते हैं कि हैश टेबल में कौन से वाले इंडेक्स पे आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करना है। पहले हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और फिर उनके ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करते हैं अगर हमें करनी है तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज में नहीं लाया जाता। तो फोल्डिंग मेथड इज अ मेथड विच इज यूज टू कैलकुलेट हैश फंक्शन। देन मॉड्यूलर मेथड भी सही है, डिवीजन मेथड भी सही है। यहाँ पे रीहैशिंग जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथड नहीं है। बेसिकली ये होता क्या है, जब हैश फंक्शन की वजह से हमारे हैश टेबल के अंदर कोलिजन आ जाते हैं, मतलब दो एलिमेंट सेम इंडेक्स पे स्टोर हो जाते हैं या फिर उनका जो इंडेक्स है वो सेम निकलता है, उस टाइम पर हम बोलते हैं कोलिजन। बिकॉज एक इंडेक्स पे हम एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिजन। और कोलिजन को हटाने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स का। तो रीहैशिंग बेसिकली क्या है आपकी, रीहैशिंग हमारी है कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। तो हैशिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है, ज़रूर से इस टॉपिक को कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली रीहैशिंग में होता क्या है, यहाँ पे हम टेबल के साइज को रीसाइज करते हैं। बेसिकली हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के साइज को डबल करते हैं। तो जब हमारी टेबल पूरी फुल हो जाती है तो उस केस में हमें रीहैशिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। जिससे मतलब जैसे हमारे जो ओवरफ्लो कंडीशन जो रहती है उसे ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं रीहैशिंग का। तो इसके बारे में ज़रूर से आप लोग पढ़ लेना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पर जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। ये कोई भी हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये कोलिजन को रिजॉल्व करने की टेक्निक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है इनमें से कौन सा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम या फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखो ऑनलाइन, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे क्या होते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं ये सब, ठीक है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, उसे स्टोर करता है, रिट्रीव करने में हेल्प करता है, वहां पे हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब होता क्या है ये, ठीक है, इसे हम टीपीएस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीपीएस। तो देखो ये एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका मेन काम क्या है, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उसे कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, ठीक है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई एडिटिंग की ज़रूरत है तो उसे परफॉर्म करना, और जब हमें उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे इजीली रिट्रीव कर सके, इन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे हम अपनी एयरलाइन टिकट्स बुक करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी कस्टमर एंट्रीज कर रहा है या बुकिंग्स कर रहा है, उन सबको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सेम अगर किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उन एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस को मतलब मैनेज करने के लिए, पूरे रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल्स को किसी भी टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो इन सारे बिजनेसेस में या फिर इन सारे जो आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पर हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, वो आपके हो सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे वी हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। Next is question number 4. Which of the following statement is are correct regarding Java programming? तो Java programming से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने बोला है Java programming इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पाइथन प्रोग्रामिंग क्या इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग टीजीटी लेवल पे पाइथन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो पाइथन है वो बच्चे 11th और 12th में पढ़ते हैं, दैट्स वाई पीजीटी कंप्यूटर साइंस में उसके आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन टीजीटी लेवल पे पाइथन आई डोंट थिंक सो कि आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आप सब कुछ कवर कर चुके हो तो एक बार बेसिक्स ऑफ पाइथन एक बार देख लेना, बिकॉज अगर आपको सी लैंग्वेज आती है या फिर सी प्लस प्लस भी आती है तो पाइथन को समझना इतना मुश्किल नहीं है। विद इन 2 days आप पाइथन को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है क्या ये जावा प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में ठीक है या फिर नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज place a semicolon immediately after a method header, and next is define a method outside the braces of class definition। क्या ये दोनों स्टेटमेंट जावा प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में ठीक है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदर वन नॉर टू। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जावा प्रोग्रामिंग के लिए सुटेबल नहीं है। ये जो है ये हम करते हैं सी और सी प्लस प्लस में। जैसे मान लो अगर आपको किसी मेथड को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वहां पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम किसी भी मेथड हेडर के बाद लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये जो है ये हमें जावा प्रोग्रामिंग में करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इन जावास्क्रिप्ट अ डैश फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन को पास किया तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल फ्रंट, रोल बैक, रोल फ्रंट या फिर कॉल बैक। तो उसे हम बोलते हैं कॉल बैक। मतलब अगर मैं किसी फंक्शन के ब्रैकेट में उसके आर्ग्यूमेंट में किसी दूसरे फंक्शन को पास करूंगी तो उसे बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। और इसका बेनिफिट क्या है, देखो इसका बेनिफिट बेसिकली ये है
जब तक प्रीवियस फंक्शन कॉल का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाते हैं, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म्स में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 है PERT charts can be derived automatically from the Gantt charts, and second is Gantt charts cannot be automatically derived from the PERT या फिर PERT charts, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ओनली वन, नीदर वन, नॉर टू, बोथ 1 and 2 या फिर ओनली सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। और यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, PERT चार्ट्स कैन बी डिराइव्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम गैंट चार्ट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि PERT या फिर PERT चार्ट्स क्या होते हैं और गैंट चार्ट्स क्या होते हैं। तो देखो दोनों जो चार्ट्स है PERT और गैंट चार्ट्स, इनका जो मेन काम है ये हेल्प करती है विजुअलाइजेशन में, ठीक है। कोई भी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये दोनों चार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूँ PERT की, तो PERT की एक फुल फॉर्म भी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसका मतलब क्या है? देखो, तो बेसिकली अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो उसके लिए ये एक टूल होता है। और इसका मेन काम क्या है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी टास्क हम करने वाले हैं उन्हें किस टाइम पर शेड्यूल करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे टास्क को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, उसके लिए हेल्प करता है हमारा पर्ट चार्ट्स। अगर बात करूँ गैंट चार्ट्स की, तो गैंट चार्ट बेसिकली आपका एक बार चार्ट होता है जो ये बताती है कि किस किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या क्या पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। तो अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना है या फिर उसके स्पेसिफिक टास्क को ट्रैक करना है कि किस टाइम पे हमने क्या किया है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गैंट चार्ट का। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। अगर बात करूँ गैंट चार्ट्स की, ये जो गैंट चार्ट होते हैं ये आपके एक बार चार्ट की तरह रिप्रेजेंट करे जाते हैं, बार चार्ट, ठीक है। और जो हमारे पर्ट चार्ट्स होते हैं ये एक नेटवर्क डायग्राम की तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो हमारा पर्ट चार्ट है उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर बात करूँ गैंट चार्ट पे, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो गैंट चार्ट जो होते हैं वो थोड़े सिंपलर होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन जो हमारे पर्ट चार्ट हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी को हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या पर्ट चार्ट को हम गैंट चार्ट से डिराइव कर सकते हैं? तो नो, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड की, गैंट चार्ट्स कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम पर्ट चार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज गैंट चार्ट को हम पर्ट चार्ट से डिराइव कर सकते हैं। बिकॉज जो पर्ट चार्ट होते हैं आपके उसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग होती है, जो अलग अलग हमारे टास्क है उनके बीच की क्या रिलेशनशिप होने वाली है, क्या डिपेंडेंसी होने वाली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई हम गैंट चार्ट को पर्ट चार्ट से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नीदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पर्ट चार्ट है उसमें क्या होता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो गैंट चार्ट है वो स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए काम में आते हैं। गैंट चार्ट का जो मेन फोकस होता है वो होता है किसी भी टास्क को पूरा करने में जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना लगने वाला है, इस पे फोकस करता है गैंट चार्ट। और जो पर्ट चार्ट है
वो बेसिकली ये बताता है जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे टास्क है उनमें क्या डिपेंडेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं पर्ट चार्ट्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ x प्लस आयोटा वाई equals to tan a plus iota b, then what is the value of x square plus y square plus 2x plus cot 2a minus 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये है मैथमेटिक्स से, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो सीएस सेक्शन में हर बार मिसलीनियस टॉपिक्स आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये गिवन है, और इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अब देखो tan की टर्म्स में आपको गिवन है और cot की टर्म्स में आपसे आंसर पूछा गया है। तो आपको पता है जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा के बराबर। तो कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे कि tan को हम निकालते हुए cot की तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर cot 2a की बात हो रही है और यहाँ पर tan a प्लस आयोटा b की बात हो रही है। तो पहले तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू tan a प्लस आयोटा b। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, ये माइनस आयोटा है, इक्वल्स टू tan a माइनस आयोटा b। मैंने बेसिकली क्या करा है, साइन को चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। अब अगर मैं यहां से tan 2a की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे यहां पर चाहिए cot 2a, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ tan, ठीक है, tan a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा बी। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan 2a ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, यहाँ पर हम लगा सकते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, जो आपकी होती है क्या, ये आपकी होती है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी होती है, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा tan हो गया, ये आपका a हो गया, प्लस में ये आपका b हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम यूज, वी विल राइट tan a प्लस आयोटा b प्लस में tan a माइनस आयोटा b, ठीक है, इस तरीके से, अपॉन में 1 माइनस tan a प्लस आयोटा b, और a यहाँ पे tan भी आएगा, tan a माइनस आयोटा b, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने ये रिजल्ट्स लिखे थे इनको यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक मिनट, इनको यूज कैसे करेंगे, जहां जहां पर tan a प्लस आयोटा b है वहां पे हम लिखेंगे x प्लस आयोटा y, और जहां पर tan a माइनस आयोटा b है वहां हम लिख देंगे x माइनस आयोटा y। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस आयोटा y, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस में tan a माइनस आयोटा b कैन बी रिटन एज x माइनस आयोटा y, अपॉन में बन जाएगा 1 माइनस, सेम यहाँ भी ये करना है, x प्लस आयोटा y, और ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस, अब ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, और एक चीज और, जो आयोटा का स्क्वायर होता है उसको हम लिखते हैं -1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे, सो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y स्क्वायर जो है ये हो जाएगा आपका किसमें, प्लस में, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो आयोटा का स्क्वायर है ये हो गया आपका -1, ये वाला माइनस, और अंदर वाला माइनस बन गया प्लस, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाला, हमने निकाल लिया जो tan 2a है
उसकी वैल्यू आ गई है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसे कॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहां भेज देते हैं। तो दिस विल बी रिटन एज 1, अच्छा माइनस था यहाँ पे, एक मिनट गलती से प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा 2x अपॉन में tan 2a। अब इसे ओपन करोगे आप अच्छे से, तो ये जो है ये ऊपर जाके बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा cot 2a। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x cot 2a। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ये सब कुछ इस साइड लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम भेज रहे हैं राइट साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x कॉट 2a, और इधर रह गया सिर्फ हमारा, क्या रह गया, 1 रह गया, 1 रह गया ना इधर। तो हमने इसकी वैल्यू 1 निकाल ली है, क्लियर है। हमारे पास यहां से लेके, एक मिनट, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूं, हमने देखा, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉट 2a, इतनी वैल्यू हमने निकाल ली कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब हमें बस -2 करना है यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 इज -1, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा -1। और इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस थे वो थे, यहाँ मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं बिकॉज स्पेस कम हो जाता, तो जो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस थे वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में यहाँ लिख देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी इज -1, ऑप्शन नंबर सी इज 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इज -1, इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी -1। तो ये वाला क्वेश्चन आप जब भी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आइडिया होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे बोला इनमें से कौन सा पेयर ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोला है फ्लिप फ्लॉप को, और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोला है यहाँ पर फ्री रनिंग को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स होते क्या हैं। तो देखो, मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली होते क्या हैं, ये सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होते हैं जो दो अलग अलग स्टेट में काम करते हैं, हाई और लो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये क्या होते हैं, आपके सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं हमारे सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं जो दो स्टेट में ऑपरेट करे जा सकते हैं, या तो हाई स्टेट होगी उसकी मतलब या तो 1 होगा, या तो फिर 0 होगा मतलब लो स्टेट में वो काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है उसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, मतलब वो बार बार स्विच करता रहता है बिटवीन द स्टेट्स। वो किसी भी एक स्टेट पर स्टैंड नहीं करता, वो बार बार क्या करता है, दो स्टेट के बीच में स्विच करता रहता है। दैट्स वाई उसे हम बोलते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और अगर हम बात करें बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप की, तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसके अंदर दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हाई, एक होती है लो। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो आपका बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। आपको पता है उसमें दो हमेशा आउटपुट आते हैं, क्यू और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप को। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रनिंग, तो ये तो गलत हो गया। और जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है उसका ही एक और नाम होता है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपको रिवर्स करके दे रखे हैं। और एक और होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज मोनोस्टेबल, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। उसमें क्या होता है, उसमें एक ही स्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीदर वन नॉर टू, ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है ना तो सेकंड। तो यहाँ पे क्या होना था,
जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उसमें आना था फ्री रनिंग, और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आना था फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि दो स्टेबल स्टेट में रहता है, और क्या करता है, एक सिंगल जो पल्स है उसको जनरेट करता है जो हाई और लो को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएएसडी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीएएसडी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछी है। ऑप्शंस आर डिस्क एक्सेस स्टोरेज, डिजिटल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायनेमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, या फिर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो इसका ऑप्शन जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब ये है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का। इसका मेन काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे, यूनिक एड्रेसेस पे डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं डीएएसडी का। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल ड्राइव्स हो गई, या फिर आपकी अदर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, वो सारे क्या होते हैं, आपके डीएएसडी का ही पार्ट है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि डीएएसडी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज ही होती है, सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज ही होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन डैश कंप्यूटर नेटवर्क देयर इज नो होस्ट फॉर कंट्रोलिंग अदर कंप्यूटर्स एंड ऑल स्टेशंस आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, कि मतलब यहाँ पर कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं है जो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे सारे स्टेशंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शंस आर स्टार, ट्री, रिंग, या फिर बस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी। अब देखो रिंग टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो हमारा डेटा पैकेट्स होते हैं वो वन डिवाइस से अदर डिवाइस की तरफ ट्रैवल करते हैं जब तक वो अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए। ठीक है, और रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो पैकेट्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, मतलब ये होती है हमारी यूनी डायरेक्शनल। कैसे होती है हमारी ये, यूनी डायरेक्शनल होती है। और यहाँ पर जो दो नेबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी की जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है, अगर जो बीच की रिंग है, मान लो ये एक रिंग है ना इस तरीके से, अगर इस रिंग में जो ये हमारा मेन कनेक्शन है, ठीक है, अगर ये हमारा ब्रोक कर जाता है, जो ये हमारी बैकबोन केबल है इस तरीके से, अगर ये ब्रेक कर जाती है तो आपका पूरा नेटवर्क ब्रेक कर जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई इंडिविजुअल कनेक्शन भी, मान लो इन दोनों के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया मान लो इस तरीके से, तो भी हमारा एंटायर नेटवर्क अफेक्ट कर जाएगा। तो ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज होती है। रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से काम करती है, एक ही डायरेक्शन में पैकेट्स को वो ट्रैवल करवाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सी प्लस प्लस कोड। तो यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ है सी प्लस प्लस का, और इस कोड पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो कोड क्या है, इंट जे कॉमा एन, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे इक्वल्स टू जे इंटू में 2। ठीक है, तो एक फॉर लूप का कोड है। अब पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप फॉर एनी एन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर बोला है किसी भी n जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है उसके लिए इस लूप में कितनी बार कंपैरिजन होंगे, मतलब यहाँ पर कितनी बार कंपैरिजन होने वाले हैं, इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज log टू द बेस टू n प्लस 1, ऑप्शन बी इज log टू द बेस टू n प्लस 1, देन n प्लस 1, एंड लास्ट इज n प्लस 1 बाय 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल अप्रोच से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ, ठीक है, समझाने की लेट कर लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट सपोज 16 मान लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिले कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर देना पड़ेगा ताकि आपको अलग अलग केसेस दिखाई दे। अब देखो n इक्वल्स टू हमने 16 मान लिया, मतलब ये जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे n की वैल्यू 16 लेके चलेगा। ठीक है, अब देखो जो आपका पहला पास है, फर्स्ट पास में क्या होगा, फर्स्ट पास में इंट जे एन तो हो गया हमारा। अब देखो जे की वैल्यू तो 1 है, जे की वैल्यू 1 है, और 1 इज
लेस देन इक्वल टू 16 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। अब j इज इक्वल टू जे इंटू टू होने वाला है, ठीक है, j इज इक्वल टू जे इंटू टू होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि जो हमारा j है वो हो जाएगा j इंटू में टू। तो j की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, और 1 इंटू में 2 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो j की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब वापस से हम ऊपर जाएंगे फॉर लूप के अंदर, फिर से इस वाली कंडीशन को सेकंड पास में कंपेयर किया जाएगा। सेकंड पास में क्या होगा, क्या हमारा जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 16 है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। तो नीचे आगे आएंगे और क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू जे इंटू में टू। तो j इज इक्वल टू अभी क्या था, 2 था, 2 इंटू में 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4। अगेन ऊपर जाएंगे थर्ड पास में और क्या हो जाएगा, कंडीशन कंपेयर करेंगे फॉर लूप के अंदर, j इज लेस देन इक्वल टू n, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू। नीचे आएंगे j इज इक्वल टू जे इंटू में 2, तो j क्या था, 4 इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर से फोर्थ पास में ऊपर जाएंगे, ठीक है, लूप के अंदर, जब तक आपकी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी बार बार आपका लूप चलता जाएगा। तो फोर्थ पास में क्या हो जाएगा, आपका जो कंडीशन है वो क्या है, अब जे हमारा 8 हो चुका है, 8 इज लेस देन इक्वल टू 16 है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, नीचे आने के बाद जे इज इक्वल टू जे इंटू में 2, तो जे की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी जे इंटू में 2, मतलब 8 इंटू में 2 दैट इज 16, ठीक है जी। अब फिर से ऊपर जाएंगे फिफ्थ पास में, फिफ्थ पास में क्या हो जाएगा, कंडीशन फिर से चेक करेगा, क्या 16 लेस देन इक्वल टू 16 है, तो 16 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो मतलब यहाँ पर भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और j की वैल्यू जो है वो हो जाएगी j इंटू में 2, मतलब 16 इंटू में 2 विच इज इक्वल टू 32। अब इसके बाद सिक्स्थ पास भी होगा, सिक्स्थ पास में क्या हो जाएगा, सिक्स्थ पास में जैसे कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पर है 32 विच इज लेस देन इक्वल टू 16 है क्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन आपकी कंपैरिजन होगी ही नहीं, ये तो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर अगर एक मिनट, अगर मैं बात करूं तो कितनी बार हमारा कंपैरिजन हुआ है, तो देखो फर्स्ट टाइम कंपैरिजन यहाँ हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ हुआ, थर्ड टाइम यहाँ हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ हुआ और फिफ्थ टाइम यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पर भी एटलीस्ट कंपैरिजन तो हुआ है ना, भले कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है लेकिन हमारे जो एग्जिट वाली कंपैरिजन है उसको भी हम काउंट करते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में से काउंट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है आपके पास वो तो एन की टर्म्स में है, तो इसे आप काउंट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 6 बार हमने कंपेयर किया है, ठीक है, 6 बार आपके लूप में कंपैरिजन परफॉर्म किया गया है। तो देखो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं ऐसे, तो अगर मैं इसे ऑप्शन वाइज चलाऊं तो लॉग बेस टू एन हम मान रहे हैं यहाँ पे 16, ठीक है, तो कितना हो गया वो लॉग टू एन, मतलब 16 कितना हो गया, ये आपका होता है 2 की पावर में 4 और ये होता है लॉग 2। तो यहाँ पर आपको पता है जब बेस सेम होती है इस तरीके से तो आगे आ जाएगा 4 और ये हो गया log 2 और यहाँ पे हो गया 2, तो ये पूरा बन जाएगा आपका 1, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 हो गया, ये 4 हो चुका है ये। और अगर मैं इसके अंदर +1 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है, तो 5 तो आ रहा है। अब अगर मैं इस एग्जिट वाली कंडीशन को काउंट ना करूं बिकॉज यहाँ पर तो हमारा फॉल्स हुआ है, ठीक है, तो किसी किसी बुक में इस वाली कंडीशन को काउंट करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसे काउंट नहीं करती हूँ, मान लो कि मैं एग्जिट वाली कंपैरिजन को, जहां पर लूप ने एग्जिट किया है उस वाले कंपैरिजन को काउंट नहीं करती हूँ, तो इसका मतलब कि आंसर बनेगा लॉग बेस टू एन किया हमने, उसमें +1 किया, दिस इज इक्वल टू 5। बट अगर मैं इसे काउंट भी करूंगी तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो या प्लस का 1 उसे हम एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो log 2n + 1 इतनी बार यहाँ पर कंपैरिजन होने वाला है।
देखो, जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है तो उसे आप अगर ऐड करेंगे या फिर ऐड नहीं भी करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने किसी फाइल को सिक्वेंशियल वे में एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द इंटायर फाइल मस्ट बी रीड फॉर न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन एंड रिकॉर्ड डिलीशन। मतलब अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है या कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो पूरी फाइल को रीड करा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, सिक्वेंशियल मैनर में पूरी फाइल रीड होगी रिकॉर्ड को इंसर्ट या फिर डिलीट करने के केस में। नेक्स्ट इज ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द फाइल मस्ट बी प्रोसेस्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपने सिक्वेंशियल मैनर में रिकॉर्ड को अरेंज किया हुआ है तो अगर आप किसी रिकॉर्ड को ढूंढोगे तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज केस में क्या हो जाएगा, आपके आधे से ज्यादा रिकॉर्ड्स प्रोसेस करे जाएंगे। तो यहाँ पर बिकॉज कोई आपने ऑर्डर नहीं रखा है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिर्फ सीक्वेंस में डालते जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको ऑन एन एवरेज आधे से ज्यादा रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना ही पड़ेगा किसी भी रिक्वायर्ड लोकेशन को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में सही दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोथ आर करेक्ट रिगार्डिंग सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन डेटा इज फ्रिक्वेंटली एडेड टू और डिलीटेड फ्रॉम अ फाइल। अगर हम किसी फाइल से फ्रिक्वेंटली डेटा को ऐड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं तो पूछा हुआ है द वोलेटिलिटी ऑफ द फाइल इज, तो उस फाइल की वोलेटिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हाई। बिकॉज आप कंटिन्यूअसली डेटा को एडिट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो इस केस में जो डेटा की वोलेटिलिटी है वो हाई मानी जाती है। ठीक है, जो आपकी फाइल है उसकी जो वोलेटिलिटी है वो हाई मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटा टाइप। तो यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है। ऑप्शंस आर इंटरवल, बेस, रियल और टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एसक्यूएल के बारे में आइडिया होना चाहिए। एसक्यूएल हम पढ़ते हैं डीबीएमएस के अंदर, जिसे हम सीक्वल भी कहते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स अलाउड है सीक्वल के अंदर, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है ताकि आपको समझ के बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो अगर आपको एसक्यूएल के अंदर करेक्टर टाइप्स को इंक्लूड करना है, सो फॉर दैट वी हैव कैर, varchar एंड सीलॉब। सीलॉब स्टैंड्स फॉर करेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। जनरली हम यूज करते हैं कैर और varchar का। इसके बाद बाइनरी टाइप्स को यूज करने के लिए वी हैव बाइनरी, वेर बाइनरी या फिर बी लोब। इसके बाद न्यूमेरिक टाइप्स के लिए वी हैव, अगर आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है तो वी हैव न्यूमेरिक, डेसिमल, स्मॉल इंट, इंटीजर और बिग इंट। और अगर आपको अप्रोक्सीमेशन वाली न्यूमेरिक टाइप चाहिए तो फॉर दैट वी हैव फ्लोट, रियल, डबल, प्रिसीजन। ठीक है, इसके बाद डेट टाइम के लिए वी हैव डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प। एंड इंटरवल के लिए वी हैव इंटरवल, देन बुलियन, एक्सएमएल और जेसन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी आपकी वैरायटी है टाइप्स की वो यहाँ दी गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है बेस, वो कोई भी आपका एसक्यूएल का डेटा टाइप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंटरवल तो होता है, रियल भी होता है और टाइम स्टैम्प भी होता है, लेकिन बेस कोई भी टाइप नहीं होता। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इस वाले चार्ट को आप रेफर कर सकते हो फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द एबिलिटी टू इनपुट डेटा डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर बाय स्पीकिंग टू इट इज नोन एज डैश। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो फीचर है इसने बहुत हमारे जो लाइफ को आसान बना दिया है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स है जो इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, गूगल पे आके सिर्फ और सिर्फ अपने माइक में बोलते हैं और वो कंटेंट सर्च हो जाता है, जिससे कि उनको भी आसानी होती है और हमारे लिए भी बेटर है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, बोल के अपने डेटा को इनपुट देते हो और वो उसे प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड आउटपुट शो करवाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं
स्पीच रिकॉग्निशन, क्या बोलते हैं उसे, स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके पीछे पूरी एल्गोरिथम लगी होती है, जो भी आप बोल रहे हो उन सारे कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद गूगल आपके सामने एक फिल्टर्ड सर्च देता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज स्पीच रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर। स्पीकर रिकॉग्निशन नहीं होता है, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होता, और स्पीच इनहेंसमेंट तो बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो अगर आपको मल्टीप्लेक्सर मिलता है तो उसमें क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज लॉजिक डिजाइन इज सिंप्लीफाइड, तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल लॉजिक गेट्स, हम सिर्फ एक सिंगल आईसी यूज कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की, तो वहां पर हमको जो लॉजिक डिजाइन है वो भी सिंप्लीफाइड मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमाइजेज आईसी पैकेज काउंट, ये बिल्कुल ठीक है, आईसी का जो काउंट है वो भी कम हो जाता है। और लास्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आपको बुलियन एक्सप्रेशन लगा के अपने बुलियन एक्सप्रेशन को, मतलब बुलियन अलजेब्रा लगा के अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड ही होता है आपका आंसर। इट मीन्स तीनों स्टेटमेंट जो आपको है यहाँ पे दी हुई है वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर जिन्हें हम बोलते हैं मक्स या फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं इन्हें, यहाँ से ये क्वेश्चन, सॉरी डेटा कलेक्टर्स कहते हैं, गलत हो गया ना, सारा गलत हो गया ले। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। तो मल्टीप्लेक्सर की क्या एडवांटेज होती है, मल्टीप्लेक्सर को यूज करने से क्या क्या एडवांटेज में मिलती है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज लॉजिक डिजाइन इज सिंप्लीफाइड, तो बहुत ही सही बात है। जब भी आप मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हो तो वहां पर आपको सिर्फ एक सिंगल आईसी यूज करनी होती है उस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर की, तो वहां पे आपको मल्टीपल लॉजिक गेट्स को यूज नहीं करना और उनके लिए कोई लॉजिक डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज मिनिमाइजेज आईसी पैकेज काउंट, बिल्कुल ठीक बात है कि आईसी का जो काउंट है वो भी कम हो जाता है, ठीक है ये भी। लास्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये भी ठीक है। देखो, अगर हम लॉजिक गेट से कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो वहां पर हम उसे मिनिमाइज करते हैं उसके बुलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, लेकिन जब हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं तो उस केस में आपको ऑलरेडी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन ही मिलता है, तो यहाँ पर आपको फिर से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है, जहां पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट ट्रू बताई है, वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर जिन्हें हम बोलते हैं मक्स या फिर डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, इनका एक और नाम है दैट इज डेटा सिलेक्टर। अब आपको कमेंट में बताना है कि डी मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। डी मल्टीप्लेक्सर को आप दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उनका जो डिटेल्ड सोल्यूशन है वो समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक द क्लास एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, what is the maximum running time of binary search algorithm when n is equal to 12,000। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से ये क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च, ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिथम में बाइनरी सर्च बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम होती है और इसकी जो रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। अब बोला क्या गया है यहाँ पर, अगर n की वैल्यू 12,000 है तो मैक्सिमम रनिंग टाइम क्या होगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। लॉग टू द बेस यहाँ पर 2 ही होता है और यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है 12,000, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे ऑप्शन है 12, 15, 13 या फिर 14। तो देखो 12,000 को आपको 2 की पावर्स के आसपास लेके आना है तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो अगर बात करें 2 की पावर 10 की तो ये होता है 1024, ठीक है। बट यहाँ पे 12,000 है
तो अगर 12,000 की बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर अगर हम 1 की बात करें तो होता है 2, 2 की पावर 2 की अगर हम बात करें तो होता है 4, 3 होता है 8 और 4 होता है हमारे पास 16। तो देखो अगर मैं इस 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर क्या कर दूं, 4 कर दूं, ठीक है 4, तो आई विल गेट 2 की पावर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि 2 की पावर 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 14, ठीक है। और 2 की पावर जो 14 होती है वो क्या होती है, 1024 जो हमारा हो गया, ये जो हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 4 मतलब 16 को। तो 16,000 समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा जो कि इस 12,000 को कवर कर लेगा। तो हमें मैक्सिमम वाला जो बाउंड है वहां पर जाना है। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करती इसे तो ये 8,000 कुछ होता जो कि इससे कम रह जाता। तो आपको इससे बड़ा वाला नियरेस्ट बाउंड ढूंढना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, लॉग टू द बेस 2, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 4, और बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी मतलब 2 की पावर 14 हो जाएगा ये, और लॉग टू द बेस 2। अब क्योंकि हमारे ये बेस सेम है और ये भी सेम है तो इसको हम आगे ले आएंगे और लॉग बेस 2 और यहाँ पे भी 2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका आंसर 14 आ सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 14 इसका आंसर आएगा। तो मैक्सिमम रनिंग टाइम जो लगेगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को n इज इक्वल टू 12,000 के लिए, मतलब अगर हमारे पास 12,000 आइटम्स है उसमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है यूजिंग बाइनरी सर्च, तो हमें 14 मैक्सिमम रनिंग टाइम मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू डैश। तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आया हुआ है और बोला क्या गया है कि जावा का जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज कोड, नेक्स्ट इज असेंबली कोड, नेक्स्ट इज सिंबॉलिक कोड या फिर बाइट कोड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है जावा का कंपाइलर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूए इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आगे जाके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसक्यूए की फुल फॉर्म पूछी हुई है। एसक्यूए होता क्या है? ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटी, या फिर सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्विस क्वालिटी एक्टिविटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहाँ पे एसक्यूए के बारे में हमें कुछ और पॉइंट्स भी समझने होंगे। देखो होता क्या है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। जब भी कोई कस्टमर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी क्वालिटी पे भी पूरा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो बन रहा है लेकिन उसके साथ साथ भी हमें एक सेट ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है जो कि ये इंश्योर करती है कि जो भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, जो भी प्रोसीजर्स हम लगा रहे हैं वो एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को आगे देने वाला है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली एक प्रोसेस है जो हमारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के साथ साथ काम करता है, और ये हमारे हर एक डेवलपमेंट प्रोसेस को और ज्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके हमारे सामने ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये डेवलपर परफॉर्म करता है ताकि कस्टमर को बाद में कोई दिक्कत ना आए और उसे क्वालिटी प्रोडक्ट वो डिलीवर कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। टू मॉड्यूल्स आर सेट टू बी कॉमन कपल्ड इन सॉफ्टवेयर डिजाइन इफ डैश। तो यहाँ पे कपलिंग से क्वेश्चन है कि कपलिंग के अंदर जो कॉमन कपलिंग होती है वहां से क्वेश्चन है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉमन कपलिंग से क्वेश्चन पूछा है, दो मॉड्यूल्स कब कॉमन कपल्ड कहलाते हैं। तो ऑप्शंस ए बी सी डी यहाँ पे गिवन है, कौन सा राइट आंसर होगा देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आया हुआ है और यहाँ पर कपलिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो कपलिंग में भी कॉमन कपलिंग से क्वेश्चन है। तो कपलिंग होती क्या है पहले तो इसके बारे में हम बात करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि कॉमन कपल्ड के लिए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर अवेलेबल है।
तो देखो, कपलिंग जो होती है वो होती क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आपको पता है मल्टीपल मॉड्यूल्स काम कर रहे होते हैं, तो दो मॉड्यूल्स के बीच में कितनी इंटरडिपेंडेंसी है उसकी डिग्री को हम बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ कपलिंग होती है, उसमें से एक कपलिंग होती है कॉमन कपलिंग। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जितने भी मॉड्यूल्स हम बना रहे हैं उसके बीच में मिनिमम कपलिंग हो, मतलब मॉड्यूल्स आपस में कम से कम डिपेंडेंट हो, ताकि कोई भी जो टास्क है उसको वेट ना करना पड़े प्रीवियस वाले मॉड्यूल के लिए। तो टोटल वी हैव 7 टाइप्स ऑफ कपलिंग। 7 टाइप्स ऑफ कपलिंग के अंदर एक होती है कॉमन कपलिंग। तो इसमें होता क्या है, देखो जो दो मॉड्यूल्स होते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई दो मॉड्यूल्स हैं, मान लेते हैं एक मॉड्यूल है M1 मॉड्यूल और एक है M2 मॉड्यूल। अगर M1 और M2 मॉड्यूल आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई ग्लोबल वेरिएबल है या फिर कोई ग्लोबल डेटा आइटम है, कोई ग्लोबल डेटा आइटम है जिसे ये दोनों मॉड्यूल शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों इस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो कपलिंग होती है उसे हम बोलते हैं कॉमन कपलिंग। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन कपलिंग की टाइप है। तो यहाँ पूछा गया था कि कौन से मॉड्यूल कॉमन कपल्ड कहलाएंगे। ऑप्शंस आर ए इज दे कम्युनिकेट थ्रू एनी एलिमेंट्री डेटा आइटम, तो ये नहीं है। सेकेंड इज दे कम्युनिकेट वाया कंपोजिट डेटा, नहीं है। दे शेयर सम ग्लोबल डेटा एरियाज, बिल्कुल ठीक आंसर है। और लास्ट भी, ये भी गलत है, दे शेयर देयर कोड, ये वाला भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी होता है हमारा, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ कोड होती है, उसे हम बोलते हैं कंटेंट कपलिंग, ना कि कॉमन कपलिंग। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ कपलिंग होती है, जिसमें हम वर्स्ट टू बेस्ट कपलिंग की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट होता है जिसमें बेस्ट कपलिंग होती है और वर्स्ट कपलिंग होती है, तो आपको ये भी समझना होगा कि कौन सी होती है बेस्ट कपलिंग और कौन सी होती है वर्स्ट कपलिंग। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो कंटेंट कपलिंग है, जिसमें पूरा का पूरा कोड ही शेयर कर देते हैं, कंटेंट कपलिंग, उसे हम बोलते हैं सबसे वर्स्ट कपलिंग। उसमें क्या है, जो मॉड्यूल्स है वो पूरा ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं वर्स्ट काइंड ऑफ कपलिंग। और जो बेस्ट कपलिंग होती है वो आपकी होती है डेटा कपलिंग। क्या होती है, डेटा कपलिंग, वो होती है हमारी डेटा कपलिंग। ये हमारी होती है बेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग। ठीक है, और उससे भी बेस्ट क्या होगा कि दोनों मॉड्यूल्स में कोई कपलिंग ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो इससे ऊपर एक और होता है नो कपलिंग, जहां पर कपलिंग ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अगेन जो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन है। और यहाँ बोला गया है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, रेड बॉक्स टेस्टिंग, या फिर क्लोज बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने जरूर से पढ़ा होगा टेस्टिंग के बारे में, टेस्टिंग क्या होती है। और दो ब्रॉड कैटेगरी होती है टेस्टिंग की, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो पहले बात करेंगे टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं टेस्टिंग। ठीक है, और अगर कोई बग है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या क्या मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए। अब जो टेस्टिंग होती है उसके ब्रॉड दो टाइप्स होते हैं ब्रॉडली, एक होती है व्हाइट बॉक्स, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारा सोर्स कोड है उसकी इंटरनल डिटेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, वो कैसे काम करता है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम सिर्फ इसके ऊपर ऊपर की चीजें जानते हैं। और उस टाइम पर टेस्टर को उसे टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो ये होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और दूसरी होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जहां पर हमें प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टेस्टर है उसे पूरे इंटरनल वर्किंग के बारे में आइडिया होता है, सोर्स कोड के बारे में पता होता है, कैसे वो काम कर रहा है, कौन कौन से ऑपरेशंस लगे हैं उसके अंदर। तो इसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जो हमारा
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है उसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड बॉक्स टेस्टिंग, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ये हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या फिर ओपन बॉक्स या फिर क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको टेस्टिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इन डैश मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीजेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें दिख रहा है कहाँ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। और बोला क्या गया है यहाँ पर कि कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर को हम एक बार में डेवलप ना करके उसको रिलीज बाय रिलीज डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्पाइरल और सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब आपका होता है वाटरफॉल मॉडल की ही बात कर रहा है, ठीक है, जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल होता है उसी को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि कौन से मॉडल में हम रिलीज बाय रिलीज सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पाइरल मॉडल। ठीक है, जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है वो बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, वो हमारा वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है और प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पाइरल मॉडल होता है वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए काम में आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हम अपने प्रोजेक्ट में इन्हांसमेंट लाते रहते हैं, और जो हमारा जो स्पाइरल होता है उसके अंदर हम पहली आइट्रेशन में पहला रिलीज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रिलीज एंड सो ऑन, इस तरीके से हम रिलीजेस करते रहते हैं और उनके अंदर इन्हेंसमेंट को लाते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शंस आर सिम्बायन ओएस, देन मैननेट ओएस, देन पाम ओएस एंड लास्ट इज विंडोज मोबाइल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि विंडोज मोबाइल भी आते थे, इसके बाद पाम ओएस भी होता है और सिम्बायन ओएस भी होता था, लेकिन इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि अब हम यूज करते हैं एंड्रॉइड का। तो सिम्बायन ओएस जो था ना, ये स्टार्टिंग के जो स्मार्टफोन आए थे उसमें इसका इस्तेमाल करते थे। तो बी जो पार्ट है वो है मैननेट ओएस। ये कोई भी ओएस का टाइप नहीं होता है। मैननेट बेसिकली होता है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। क्या होता है, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फोन्स को हम वायरलेसली आपस में कनेक्ट करके उसके बीच में एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे बोलते हैं मैननेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। P is the mean of Poisson distribution, then what is the standard deviation? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको CS के पार्ट में देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पे आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, P है, और बोला गया है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ मीन। ठीक है, मीन का अंडर रूट करने पे आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी है, तो ऑब्वियस सी बात है एस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ पी हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास से हम कोई और पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 1 to 6। ठीक है, तो यहाँ पे x के लिए इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 6 के बीच में, और बोला क्या है यहाँ पे बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए y की क्या मिनिमम वैल्यू होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा रखे हैं, इसका मतलब 1 और 6 दोनों इंक्लूडेड है आपके। ठीक है, तो y की
सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू लीस्ट होगी मतलब x की वैल्यू क्या होगी, जब 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो जब हम x की लीस्ट या फिर मिनिमम वैल्यू लेंगे उस टाइम पर y की भी मिनिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1। अगर यहाँ पे बोलते मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो इस फंक्शन के लिए फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, उस टाइम पर हम x की मैक्सिमम वैल्यू मतलब 6 लेते, बिकॉज ये क्लोज बाउंड है, मतलब दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे इंटरवल की इंक्लूडेड है। तो x इज इक्वल टू 6 लेते और y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36 यहाँ पे y के आंसर आता अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती। बट यहाँ पे हमसे पूछी है मिनिमम वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के मिसलीनियस क्वेश्चंस भी आपको सीएस के पार्ट में मिल सकते हैं, तो आपको इनके लिए भी तैयार रहना है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब प्लस माइनस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अगली क्लास से हम किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।